नमस्कार। आज हमारे साथ खास बातचीत में हमारे मेहमान हैं अधिवक्ता कार्तिकेय सिंह जी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में शुमार हैं। कार्तिकेय सिंह जी LLB LLM यूके से किए और BCom, इनकी शैक्षणिक योग्यताएं अद्वितीय हैं। आज हमारे साथ हैं और हम कार्तिकेय सिंह जी का अपने पॉडकास्ट पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया। हम आपसे 2-3 प्रमुख प्रश्न करेंगे और वो करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो दर्शक यह वीडियो देखेंगे वो प्रेरणाप्रद वीडियो आपके माध्यम से आपकी जो जर्नी रही है शैक्षिक योग्यताओं को लेकर के, फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या कैसे रहा, किस तरीके से आपने, जैसे बच्चे बहुत सारे अपने अपने विभाग सिलेक्ट करते हैं, आप विधि को ही क्यों चुने और इसके पीछे का क्या रहस्य रहा, आपकी जो जर्नी रही लाइफ की अभी तक की, वो हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय सिंह है। मैं 5 साल से 2020 से यूके में प्रैक्टिस कर रहा था। पिछले साल जुलाई में मैं वापस आया हूँ हिंदुस्तान दोबारा से, यहाँ पे अपने लोगों की मदद करने के लिए, खासकर उन लोगों की जो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है और वो लीगल बैटल्स अपनी झेल रहे हैं और उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उनका धीरे धीरे करके हमारे जुडिशल सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मेरा जो सफ़र रहा है वो, मैं बहुत ही एक सामान्य परिवार से आता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा से बहुत ही एक बेसिक नीड्स प्रोवाइड की हैं। कभी कोई फैंसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की, ना कोई एक फैंसी लाइवलीहुड दिया। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक वैल्यूज़ मुझे सब समझाई और उसी तरह से मुझे पाला, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका। और उन्होंने मुझे हमेशा से एक चीज़ समझाई कि हमेशा इंसान को देने वाला बनना चाहिए, ना कि लेने वाला। तो आई थिंक ये जो थी उनकी दी हुई एक शिक्षा, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी मेरे जीवन में, और इस चीज़ को मैंने आगे भी फॉलो किया। इवन जब मैं बाहर यूके में था तो मैंने हमेशा लोगों की हेल्प की, मैंने कभी अपने फ़ायदे के लिए नहीं सोचा। जिस भी इंसान को ज़रूरत थी, मैं यूके में इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिस करता था। इमिग्रेशन लॉ बेसिकली उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, मैं बताना चाहता हूँ। इमिग्रेशन लॉ बेसिकली उनके लिए होता है जो किसी दूसरी कंट्री में एज अ इमिग्रेंट जाते हैं और वहाँ पे उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे रहने के लिए। उसके साथ साथ मैंने अजाइलम के केसेस भी किए हैं, जहाँ पे लोग अपनी कंट्री में उनको जान माल का खतरा होता है, तो इस वजह से वो दूसरी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे वो सेफली रह सकते हो। तो मैं बचपन से ही ये सारी चीज़ें देखता था, बिकॉज मेरे पिताश्री जो हैं वो भी अधिवक्ता रह चुके हैं। और मैं अक्सर देखता था कि किस तरह से वो लोगों की मदद करते हैं और किस तरह से लोगों का जब काम हो जाता था तो वो कितनी दुआएं देते थे और कितने खुश रहते थे जब उनका काम हो जाता था। तो हमेशा से मैंने सोचा था कि मुझे इसी पेशे में जाना है, ताकि मैं समाज में और लोगों की मदद करके समाज में एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। कार्तिकेय सिंह जी के अंतर्मन में ऐसी ये प्रेरणा कैसी जगी कि यूके में, लंदन में आप वेल सेटल्ड थे, सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी चल रही थी, फिर अचानक आपने अपने जो है वतन को रुख किया, अपने देश को वापसी की, तो ये कैसा रहा? इसके पीछे कुछ कारण तो जरूर रहा होगा, आपने कुछ जरूर सोचा होगा कि क्यों ना हम अपने देश के हैं तो अपने देश के लिए कुछ करें। ऐसा क्या रहा? ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। ये मैं जब से वापस आया हूँ तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक थॉट था मेरे दिमाग में जो हमेशा से था। वो ये था कि मैं जब वहाँ पे था तो मैं न्यूज़ में देखता था कि कई ऐसे केसेस हुए, कई ऐसी चीज़ें हुई, ऐसी घटनाएं हुई हमारे देश में, जहाँ पे मैंने देखा कि लोगों को अच्छे अधिवक्ताओं की कमी की वजह से उनको न्याय नहीं मिल पाया। और ये मैं एक तरह से कहूँगा कि ये एक
कौन है हमारी सोसाइटी में जी कि मोस्टली जो लीगल प्रोफेशन में जो एडवोकेट्स हैं वो थोड़े से मनी सेंट्रिक हैं। जी वेराज मुझे लगता है कि ये जो प्रोफेशन है ये एक रॉयल्टी का प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन, और इसमें अगर आप सोशल वेलफेयर के बारे में सोच के आते हैं तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से और इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सोच लगी मुझे, और यही सोच की वजह से मैं वापस अपने देश लौटा, क्योंकि मैं अपने देश में देखता हूँ कि कई गरीब तबके के लोग जिनके साथ अत्याचार हो रहा है या प्रशासन की तरफ से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और ना उनको एक अच्छी लीगल गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो सालों साल सफर करते आ रहे हैं। तो वो रीजन था मेरा वापस यहाँ पे आने का। हमने एक लीगल एड कैंप भी स्टार्ट किया है जिसमें हम अपने प्रदेश के अपने आसपास के जिलों के लोगों की मदद कर रहे हैं जो लीगल बैटल सालों से लड़ते आ रहे हैं, बट उनको कोई अभी तक फायदा नहीं पहुंचा है और उनके फाइनेंसेस भी सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो उनको हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक हम उनकी मदद कर पा रहे हैं। तो ये एक मात्र यही हमारी सोच थी कि यहाँ पे आके भारत एक संवैधानिक देश है और भारत का लोकतंत्र संविधान से चलता है और संविधान की रक्षा, सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और आप जैसे अधिवक्ताओं के ही जरिए संभव हो पाती है और हो भी रही है। तो ऐसी दृष्टि में जो आपने अपने वतन वापसी की और फिर आपने कहा कि कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अधिवक्ता जो है व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से या कुछ लाभप्रद अपने आप को करते हुए और जो सामने वालों को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती उनकी, तो आपने एक पहल की कि हम ऐसे गरीबों की, मजलूमों की जो असहाय हैं, निराश्रित हैं, जिनके पास धन का अभाव है, उनके केसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट लीड करेंगे, लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। ये आपकी अच्छी पहल है, लेकिन आप अकेले एक ऐसा कर रहे हैं, एक दो और हो सकते हैं या और भी हो सकते हैं। जो अधिवक्ता आपके अधिवक्ता समाज के आपकी इस दृष्टि को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश कार्तिकेय सिंह जी की तरफ से है? और जो जनता धन के अभाव में कहते हैं कि जब मुसीबत होती है, परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं मनुष्य की, तो उसका एक ही साथी होता है लोकतांत्रिक देश में, वो अधिवक्ता होते हैं। और अधिवक्ता तक पहुंचने के लिए और सुलभता पूर्वक अपने केस को उनके पास फाइल कराने के लिए, उनको हैंड ओवर करने के लिए, लड़ने के लिए धन का अभाव रहता है। तो अगर धन नहीं है तो वो कैसे पहुंचे और अधिवक्ताओं को क्या संदेश है? और दूसरा, आप कार्तिकेय सिंह जी धन के अभाव वाले व्यक्तियों को कैसे मदद देंगे, वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्या साधन है इस पे? जी, तो पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो लीगल प्रोफेशन है वो एक रॉयल्टी का प्रोफेशन है। जब आदमी इसमें घुसता है तो आदमी को ये सोच के घुसना चाहिए कि वो लोगों की मदद कर सके, ना कि पैसे कमाए। क्योंकि अगर आप लोगों की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपका साथ देता है, तो आपकी जो भी जरूरतें होती हैं वो धीरे धीरे अपने आप पूरी होती जाती है। तो एक चीज तो ये है, और इस बात पे मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई। हमारे पिताजी अक्सर कहा करते हैं कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। जब आप किसी का सहारा बनेंगे तो ऊपर वाला साक्षात आपकी मदद करेगा जी। और रही बात जो आपका दूसरा प्रश्न था हमारे लीगल एड प्रोजेक्ट की, तो किसी इंसान को, किसी व्यक्ति विशेष को अगर हमारी सहायता की जरूरत है और उसको कोई लीगल मैटर में हेल्प चाहिए, तो हमारा नंबर है 9794777000। वो उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी एक ईमेल आईडी है info@lexreaders.com, उस पे वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और जो बेस्ट पॉसिबल हेल्प रहेगी वो हम करेंगे जी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज बहुत सारे ऐसे युवा जो कि भारत देश में पथभ्रमित होकर के और यूँ कह लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र से अपने मुंह को मोड़ करके राजनीतिक परिवेश में अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए निरंतर प्रयासरत हैं, और स्थितियां ऐसी होती हैं कि वो कभी कभी क्राइम का शिकार हो जाते हैं, चाहे कह लीजिए जिसकी छत्र छाया में है या जिसके साथ हैं, राजनीतिक परिवेश की चीजें होती हैं।
तो ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश है कि उनको फोकस किस पे करना चाहिए, और दूसरा राजनीतिक परिवेश में अगर हैं और कभी इस तरीके का शिकार बन रहे हैं तो सबसे पहले उनको लीगली क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे युवा इस तरीके से प्रताड़ित हैं। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो कि कोई पॉलिटिकल विक्टिम है, राइट, उसको सबसे पहली चीज तो अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। जी, उसको अपनी तरफ से कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहली एडवाइस तो मैं ये दूंगा आज के नौजवानों को, जी, क्योंकि उसके पीछे एक कारण ये भी है, आज के जमाने में इंटरनेट और मोबाइल फोन बहुत इजीली एक्सेसिबल है। जी, हर बच्चे के पास है, हर नौजवान के पास आज के ज़माने में इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। और इंटरनेट और सोशल मीडिया एक तरह से दो धारी तलवार है। उससे आप सीख भी सकते हैं, उससे आप अच्छी चीज़ें सीख के समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं खुद को, या आप गलत चीज़ें सीख के एक गलत एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप किसी गलत संगत में ना पड़े, और दूसरी चीज, अगर कहीं गलती से भूल चूक से आपसे वो गलती हो गई है जी, तो सबसे पहले आप उस चीज के लिए एक्सेप्ट करें उस गलती को, और तुरंत ही अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या नियरेस्ट कोर्ट में जाके उस कंप्लेंट को रजिस्टर कराएं, सो दैट कि आपको जल्दी से जल्दी उसका बेनिफिट मिले, और इस बात में आपके साथ लॉ भी रहे कि आपने उस चीज को पॉइंट आउट किया। जी। आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा है हमारे भारत देश का, और ये लोकतांत्रिक देश की जो गणतंत्र व्यवस्था है उसके शुरुआती दौर से ही अभी तक चली आ रही है। बिल्कुल। तो आरक्षण को लेकर के क्या आपका नजरिया है, कैसे देखते हैं, और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आरक्षण मुझे लगता है कि ये एक पार्ट है सोसाइटी का। जी, आरक्षण कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। आरक्षण होना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो पिछले वर्ग के लोग हैं, अगर उनको आरक्षण नहीं मिलेगा जी, तो हमारे समाज में अभी भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जी, जो SC/ST को या जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। जी, तो मुझे लगता है आरक्षण एक तरह से ठीक है। मुझे इस बात पे मे भी शायद आपकी जो पब्लिक है वो मुझे क्रिटिसाइज करे, बिकॉज आजकल के युवा जो हैं वो कई ऐसे हैं जो आरक्षण के अगेंस्ट हैं। अगेंस्ट। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आरक्षण जो है वो कंपटीशन को कभी नहीं रोकता। इंसान अगर कोई तैयारी कर रहा है, मैंने अक्सर सुना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से मुझे वो सीट नहीं मिल पाई। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि रिजर्वेशन की इसमें कोई गलती नहीं थी, इसमें गलती आपकी तैयारी की थी। कमी को छिपा। बिल्कुल, क्योंकि आदमी एक है, वो तैयारी एक सीट के लिए कर रहा है। एक अगर एक्स्ट्रा सीट है तो वो सरप्लस सीट है। अगर आपकी तैयारी पक्की है तो वो सीट आपकी है, अगर आपकी तैयारी पक्की नहीं है तो चाहे रिजर्वेशन हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजर्वेशन बना इसलिए है कि जो पिछड़े क्लासेस हैं हमारी सोसाइटी के उनको सपोर्ट मिल सके, और उस सपोर्ट को मिलने की वजह से जो पिछड़े क्लासेस हमारे गांव में हैं या कस्बों में रह रहे हैं वो अच्छी जिंदगी बिता सके। आपके पास आने के पूर्व मैंने काफी स्टडी किया आपके विषय में, तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपने सोसाइटी में, समाज में दिए हुए हैं कि आपने कई निर्धनों की ऐसे केसेस को जो है फाइट किया है कि जिसके लिए वो कैपेबल नहीं थे किसी भी स्तर से, और उसमें आपने जो है उनको न्याय भी दिलाया है। तो किसी एक केस का जिक्र जो बहुत चर्चा में रहा हो, या जो ऐसा रहा हो कि जिससे आपने कुछ विशेष सीखा हो और आपके जीवन का वो सबसे अद्भुत केस रहा हो, कोई एक केस? बिल्कुल। तो मैं एक केस कर रहा था, वो अजाइलम का मैटर था, यहाँ का नहीं, यूके का केस था। उसमें हुआ क्या था कि बहुत अच्छा मैटर था। 50 इरानियंस अपनी कंट्री छोड़ के यूके आए थे अजाइलम सीख करने के लिए। कारण क्या था उनका वहां आने का? एकमात्र ये कारण था कि उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया था, और ईरान में अगर आप अपना रिलीजन कन्वर्ट करते हैं तो स्ट्रेट अवे डेथ पनिशमेंट है, और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। जी, तो या तो देश निकाला, देश तो वो खुद से छोड़ के जाते हैं, या तो डेथ पनिशमेंट है, उनको सूली पे चढ़ा देंगे बिल्कुल, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है वो। तो वहां पे वो जब आए उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे जो बेचारे परेशान हो रखे थे, और कुछ टाइम वो जेल में भी रहे थे, और वहां पे उनके साथ टॉर्चर हुआ था।
तो उनका केस मैंने सुप्रीम कोर्ट जो है यूके में, वहां तक हम लोग फाइट किया और उन सब को वहां पे अजाइलम का स्टेटस मिल गया और वो सारे के सारे अच्छे से रह रहे हैं। बाद में उनकी फैमिलीज आई, जब उनके बच्चे हो गए वो अपने को लेके आए, अपनी फैमिलीज को लेके आए और वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। और मैंने उससे काफी सीखा कि आप किसी को किसी भी चीज के लिए रोक नहीं सकते अनटिल अनलेस वो इलीगल हो। हर इंसान को एक रिलीजन प्रैक्टिस करने का हक है, जिस भी रिलीजन में वो बिलीव करता है। हर इंसान को अपने तरह से रहने का हक है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज की पॉलिसीज होती हैं जहां पे इंसान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। हम अपने देश की अगर बात करें, हमारे देश में हर रिलीजन के लोग रहते हैं और हंसी खुशी रहते हैं, कभी किसी के साथ कोई परेशानी नहीं हुई। जबकि मेजॉरिटी केसेस में आप देखें, हमारा जो देश है उसमें हिंदू मेजॉरिटी ज्यादा है, बट उसके बावजूद भी हमारा एक लौता देश है जहाँ पे हर लैंग्वेज में आपको न्यूज़पेपर्स मिलते हैं, हर लैंग्वेज की इक्वल रिस्पेक्ट है, हर कल्चर की इक्वल रिस्पेक्ट है। तो आई थिंक ये चीज जो है हमारे देश से दुनिया को सीखनी चाहिए और इसी वजह से हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया कहलाता था और आने वाले समय में दोबारा से कहलाने जाएगा। आज के समय में भारत देश में साइबर क्राइम एक समझ लीजिए बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने उभर के आ रही है। छोटे व्यवसायियों के लिए, नौकरी पेशे वालों के लिए और कह लीजिए कर्मचारियों के लिए विभागीय, तो इसको लेकर के जो है सरकार को कैसा कदम उठाना चाहिए, या सरकार कदम उठा रही है तो वो प्रभावी नहीं हो पा रहा है। तो इस पर साइबर क्राइम और जिस तरीके से हो रहे हैं अनेक तरीकों से, कोई स्कैम कर रहा है ओटीपी के थ्रू, कोई कॉल मर्ज के, कोई वीडियो अरेस्टिंग आदि आदि, तो इस पे रोकथाम के लिए सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार अगर कर रही है तो जनता को किस तरीके से अवेयर होना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए? हाँ, तो आई थिंक जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये साइबर सिक्योरिटी जो है आज के टाइम पे बहुत मेजर इशू है हमारे देश में जी। क्योंकि आज के समय में हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड या एप्पल, और अभी हाल फिलहाल में ये एक बहुत बड़ा स्कैम चला था हमारे देश में जहाँ पे साइबर अरेस्ट जैसी चीज आ गई थी जो कि एज पर लॉ है नहीं, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग थे जो साइबर अरेस्ट किए, पढ़े लिखे अधिकारी थे। एक केस था लास्ट ईयर, वो हुआ था एक आईटी कंपनी का सीईओ, बैंगलोर बेस्ड सीईओ, उसके पास साइबर अरेस्ट उसको किया गया और उससे 4.78 करोड़ रुपीस निकाल लिए गए उसके बैंक अकाउंट से। तो इसका कई तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं साइबर फ्रॉड से और साइबर क्राइम से। पहली चीज जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, वो ये है कि अपने फोन में जो हम हर इंसान करता है, हम अपने पापा का नंबर पापा के नाम से सेव करते हैं, मम्मी का नंबर मम्मी के नाम से सेव करते हैं, अपने घर वालों का नंबर जिस नाम से हम उनको बुलाते हैं उस नाम से सेव करते हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस हमें ये बदलनी है, क्योंकि अगर कोई भी आपका फोन हैक करता है तो उसको बड़ी इजीली आपके पापा का नंबर मिल सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स का नंबर मिल सकता है और वो उनको एक्सटॉर्ट कर सकते हैं और उनसे पैसे ले सकते हैं, जो कि साइबर अरेस्ट वाला जो स्कैम था वो उसमें हो रहा था ज्यादा था। और वो क्या करते थे, वो किसी पर्सन को फोन करके और ये बताते थे कि आपके बेटे को पकड़ लिया गया है और इस वजह से आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे तब जाके वो छूटेगा। तो अगर हम अब धीरे धीरे हम डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड कंट्री बन रहे हैं और डिजिटाइजेशन में हमने एंटर किया है, तो ग्रेजुअली आई थिंक सरकार को छोटे छोटे बूट कैंप्स करने चाहिए सो दैट पब्लिक में अवेयरनेस फैले। और बाकी अगर उसके बारे में डिजिटल अरेस्ट या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी को कोई इशू है तो वो डेफिनेटली हमें संपर्क कर सकता है। ये भी एक मेरा फोटे है जिसमें मुझे काफी इंटरेस्ट है और मैं डेफिनेटली लोगों की अपनी एक्सपर्टीज से हेल्प करना चाहूँगा। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा पद्धति जो कि आज के समय की है, थोड़ा मॉडर्नाइज है, इसको लेकर के सरकार ने भी काफी समय समय पर अच्छे पहल किए हुए हैं। तो एज ए अधिवक्ता, एडवोकेट कार्तिकेय सिंह जी की ऐसी कोई विशेष रणनीति, कोई योजना जो भारतवर्ष के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था, शिक्षा पद्धति, संस्कृति या धर्म के लिए बड़ा प्रभावी साबित हो सकती है, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छा हो जाए,
जैसे अभी गौ की समस्या है, गौवंश को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा बजट दिया है। योगी आदित्यनाथ जी सूबे के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री, वो निरंतर प्रयासरत हैं गौवंशों की रक्षा सुरक्षा को लेकर के, परंतु जो ग्राउंड स्तर है वहाँ पर काफ़ी खामियां हैं, उनमें सुधार नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के ऐसी कोई योजना किसी भी सामाजिक मुद्दे या विषय को लेकर के आपकी, जिस पे आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं कि उस पे ध्यान देना चाहिए और आप देंगे भी, तो कुछ ऐसा प्लान? बिल्कुल। तो एक हम PIL फाइल करने जा रहे हैं उच्च न्यायालय में, जो कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट है, क्योंकि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स अभी हाल फिलहाल में हमारे जो लोकल अथॉरिटीज हैं उन पे भी उन्होंने अटैक किया था, और एज पर रिकॉर्ड्स करीबन 2 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हमारे शहर लखनऊ में रह रहे हैं, और उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने फेक राशन कार्ड, फेक आधार कार्ड बना के और वो हमारे देश की जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस PIL के माध्यम से मैं बेसिकली कोर्ट से एक ऐसा ऑर्डर लेना चाहता हूं जो हमारे लेजिस्लेचर में एक इम्प्रूवमेंट लाएगा, बिकॉज एक फॉरेनर्स एक्ट है हमारे देश में जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया जी। और मुझे लगता है कि जैसे बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में प्रॉपर्ली लिखा गया है, उनकी पनिशमेंट्स लिखी गई हैं, वैसे ही हमारे देश में भी ये संशोधन होना चाहिए और इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनके अगेंस्ट एक प्रॉपर पनिशमेंट का एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, सो दैट कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आके यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों पे जो रह रहे हैं वो रहना बंद हो जाए, और खासकर हमारे लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट खा रहे हैं वो खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े। और आप कार्तिकेय सिंह जी थे, इन्होंने अपना संपर्क भी शेयर किया हुआ है। किसी भी समस्या के लिए आप इनसे जो है संवैधानिक मदद के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और आशा करूंगा आपसे एक अगला पॉडकास्ट जब भी करेंगे हम लोग। जी। और अभी के लिए आपने जो जानकारियां हमारे दर्शकों को दी उसके लिए आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।